अध्याय 1 सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी समाज। हमारी सदी सूचना क्रांति की सदी है। आज पूरी दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी का डंका बज रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श और कहीं चरितार्थ होता हो या नहीं, कम से कम सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया में तो चरितार्थ होता ही है। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और इंटरनेट इस क्रांति के वाहक हैं। हालांकि हमारे देश में सामान्यतः सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब कंप्यूटर समझा जाता है। यह कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर चिप ही सूचना क्रांति का आधार है। जैसे एक समय में अंग्रेजी टाइप सीखना सरकारी नौकरी की गारंटी समझा जाता था, वैसे ही आज कंप्यूटर सीख लेना रोजगार की गारंटी समझा जाता है। इसलिए सब लोग इस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं। जब गरीब आदमी ही अपने बच्चों को इस दौड़ में शामिल कराने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो फिर मध्यवर्गीय आदमी का तो कहना ही क्या। इस समझ की कई सीमाएं हैं और यह कुछ सवाल भी पेश करती है, जिसमें सबसे अहम सवाल यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर हमारे लिए है या हम इनके लिए हैं। यानी जूता पैर के लिए है या पैर जूते के लिए। यानी कि क्या कंप्यूटर पर कुछ भी सीख लेना काफ़ी है? क्या मात्र कंप्यूटर खोलना बंद करना सीखते ही हम सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे? क्या यह वाकई संपन्नता और समृद्धि की चाबी है? क्या यह कोई जादू की मशीन है जिसके पास हर चीज़ का इलाज है? या हमें पहले अपनी ज़रूरतों को समझना होगा और फिर उसके अनुसार अपने लिए उपकरण या साधन जुटाने होंगे। पेज 18। थोड़े शब्दों में कहें तो हमें खुद को सूचना क्रांति के अनुसार ढालना होगा या सूचना क्रांति को हमारी ज़रूरतों के हिसाब से ढलना होगा। सवाल तो यह भी अहम है कि यदि हम खुद को इसके अनुसार ढाल लें तो क्या हम एक बड़ी संपन्न दुनिया हासिल कर सकते हैं? क्या यह भारतीय भाषाओं को अपनाए बिना और अपना स्थानीयकरण किए बिना भारत को एक समृद्ध और शक्तिशाली देश बना सकती है? तो आइए इस अहम और बुनियादी सवाल से शुरू करें कि सूचना क्रांति आखिर पैदा कैसे हुई। मसल मशहूर है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उत्पाद के साधनों के विकास ने औद्योगिकीकरण को पैदा किया। औद्योगिकीकरण का मतलब है बड़े पैमाने पर उत्पादन करना। बड़े पैमाने पर उत्पादन से योजनाएं बनाने, कच्चा माल इकट्ठा करने, उनका भंडारण करने और उत्पादों के वितरण की व्यवस्था करने, उनके रिकॉर्ड रखने आदि की ज़रूरतें पैदा हुईं। इससे बड़े पैमाने पर आंकड़ों को इकट्ठा करने, उनका विश्लेषण करने और रखरखाव करने की ज़रूरतें महसूस की गईं। इस प्रक्रिया का समाज पर बड़ा व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे इन आंकड़ों का महत्व बढ़ता गया। इन आंकड़ों और जानकारियों के बढ़ते सैलाब ने आदमी को मजबूर किया कि इनको संभालने, विश्लेषण करने और इनकी सटीकता बनाए रखने के लिए उपाय करें। इन उपायों के उत्तरोत्तर विकास के फलस्वरूप ही कंप्यूटर का जन्म हुआ। इसने अपनी मूल ज़रूरत यानी आंकड़ों के रखरखाव, एकत्रीकरण और विश्लेषण करने आदि को तो भली भांति पूरा किया ही, साथ ही इंटरनेट के रूप में इनमें साझेदारी करने का ऐसा मुक्त वातावरण भी पैदा किया जिससे लोकतंत्र में एक नया आयाम जुड़ गया। इस साझेदारी के माध्यम यानी इंटरनेट ने ज्ञान, कारोबार, शासन और मनोरंजन की दुनिया में भारी परिवर्तन कर दिए। कंप्यूटर के साथ मोबाइल और अन्य तकनीकों के जुड़ाव यानी संचार प्रौद्योगिकी के जुड़ाव ने सूचना क्रांति का विस्फोट कर दिया। इसलिए यह आज जीवन के हर क्षेत्र में बैठती जा रही है। पेज 19। सूचना प्रौद्योगिकी के कारोबार का माध्यम बनने ने अनंत संभावनाओं के द्वार पहले ही खोल दिए थे। रही सही कसर इसके मनोरंजन का साधन बनने ने पूरी की, जिससे छोटे छोटे बच्चों से लेकर प्रौढ़ों तक को अपने सम्मोहन में जकड़ लिया। इंटरनेट ने तो गृहिणियों और बुजुर्गों तक पर अपना रंग चढ़ा लिया। भारत में जहां इसका असर जनसाधारण पर पड़ा, वहीं इसकी मलाई बहुत छोटे से अंग्रेज़दा वर्ग ने ही खाई। बेशक कुछ खुरचन दूसरों के पल्ले भी पड़ी। नई आर्थिक नीति ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत के बाजार को खोला। विकास का लक्ष्य आम आदमी के स्थान पर नव धनाढ्य वर्ग बन गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बाजार पर कब्जा करने की गलाकाट प्रतियोगिता ने उन्हें मजबूर किया कि वे लागत घटाएं। भारतीय मध्य वर्ग के अंग्रेजी पढ़ा लिखा और गैर महत्वाकांक्षी होने ने
बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सस्ते मजदूर उपलब्ध कराए। यह सही है कि इसके बावजूद हमने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल डाला। Y2K समस्या के समय पूरी दुनिया ने हमारा लोहा माना था। अपने अंग्रेजी ज्ञान के कारण दक्षिण भारत के लोगों ने इसमें शीघ्र ही अपना दबदबा बना लिया। इस दबदबे को भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी महसूस किया जाता है। भारतीय अभिजात वर्ग के जातिगत अभिमान और उनकी शारीरिक श्रम के प्रति चिरस्थायी घृणा का सूचना प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके चलते कंप्यूटर तंत्र के विकास में हार्डवेयर की घोर उपेक्षा हुई। नतीजतन हार्डवेयर का मूल्य अन्य देशों की अपेक्षा खासा ज़्यादा रहा, जिससे मध्य वर्ग के आदमी के लिए भी कंप्यूटर खरीदना एक विलासिता ही रहा। दूसरी तरफ हमारे अभिजात वर्ग की जनभाषा से घृणा ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को कंप्यूटर से दूर रखा। कंप्यूटर में हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के विषय में जो प्रयास किए भी गए, उनका भी इन्होंने प्रचार नहीं किया और हिंदी कंप्यूटरी के संबंध में भ्रमजाल फैलाया। उपरोक्त दोनों कारणों से कंप्यूटर संस्कृति की पैठ समाज में व्यापक और निम्न स्तरों तक नहीं हो पाई। फलस्वरूप इसने भारत में डिजिटल विभाजन पैदा किया, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पेज 20। इसने एक ओर कुशल और महंगे श्रम का बढ़ता बाजार बनाया, तो दूसरी ओर अकुशल रोजगार का लगभग पूरी तरह खात्मा कर दिया, जिससे हमारे यहाँ पहले से ही मौजूद आर्थिक असमानता की खाई और भी तेजी से चौड़ी होती चली गई। इसका एक बुरा असर खुद भारतीय कंप्यूटरी पर भी पड़ा। अपने अंग्रेजी ज्ञान के कारण शुरुआती दौर में दूसरे एशियाई देशों पर बढ़त बनाने के बावजूद इसने अंततः हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रसार को अवरुद्ध किया। साथ ही हिंदी भाषियों को हीनताग्रस्त बनाया, जिससे सूचना प्रौद्योगिकी में हमारी चुनौती काफ़ी सीमित रह गई। हार्डवेयर में तो जापान, कोरिया और चीन का दबदबा पहले से ही है। अब सॉफ्टवेयर में भी चीनियों ने चुनौती पेश कर दी है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के सॉफ्टवेयर तक सीमित रहने और उसमें भी अंग्रेजी तक सीमित रहने के कारण सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार समाज के आम तबके तक नहीं पहुंचा, जिससे इसके रचनात्मक विकास में हम अपना योगदान नहीं दे पाए। इतनी बड़ी संख्या में हमारे सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियर होने के बावजूद हम विश्व में चुनौती देने वाले सॉफ्टवेयरों के निर्माण में अभी बहुत पीछे हैं। इस क्षेत्र में हमारी ओर से जो थोड़े बहुत काम हुए भी हैं, वे या तो सरकारी निकायों ने किए हैं या भाषाई प्रौद्योगिकी में किए गए हैं। हालांकि इसका एक अच्छा परिणाम यह हुआ कि इससे भारत में अच्छी क्वालिटी के उत्पाद आए और प्रतिद्वंदिता ने भारतीय कंपनियों को भी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए बाध्य किया। आम हिंदी भाषी में जहां कंप्यूटर के प्रति आकर्षण है, वहीं अंग्रेजी के वर्चस्व के कारण असहायता भी दिखाई देती है। इस असहायता और हीन भावना को बढ़ाने में अंग्रेजी परस्त लोगों के फैलाए झूठों का भी योगदान है, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रचारित और प्रचलित झूठों में से कुछ इस प्रकार हैं। एक तरह तो ये कि 1. हिंदी में कंप्यूटर पर काम करना संभव ही नहीं है। 2. यदि है भी तो केवल निचले स्तर का काम ही संभव है। 3. उच्च स्तर की सारी कंप्यूटरी केवल अंग्रेजी में होती है। पेज 21। 4. सारे मूल सॉफ्टवेयर अंग्रेजी में बनते हैं और प्रोग्रामिंग तो केवल अंग्रेजी में होती है। और यदि आप साबित कर दें कि यह संभव है, तो दूसरी तरफ यह कि हिंदी में काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले तो तुम्हें हिंदी में टाइप करना नहीं आएगा। दूसरे, अगर आ भी गया तो हिंदी फॉन्ट नहीं मिलेगा। तीसरे, यदि मिल भी गया तो तुम इंटरनेट ब्राउज नहीं कर सकोगे, ईमेल नहीं भेज सकोगे। चौथे, ऑपरेटिंग सिस्टम तो केवल अंग्रेजी में चलता है। यदि तुमने हिंदी का ऑपरेटिंग सिस्टम जुगाड़ भी लिया तो दूसरे कंप्यूटरों से कनेक्ट कैसे करोगे, क्योंकि वे तो अंग्रेजी के सॉफ्टवेयर सिस्टम पर चल रहे हैं। यदि आप यह भी झेल लें तो उनका ब्रह्मास्त्र तैयार है कि तुम्हें कंप्यूटर की हिंदी ही समझ में नहीं आएगी। यह हवा खड़ा कर अंग्रेजीदा लोग झूठ के इस पुलिंदे को कुछ यूं प्रचारित करने में सफल रहे हैं कि यदि तुम हिंदी चिल्लाओगे तो देश तो पीछे रह ही जाएगा, तुम खुद भी मोटी तनख्वाहों और विदेशी दौरों से वंचित रह जाओगे।
इसलिए बेहतर यही है कि तुम अंग्रेज़ी ही सीख लो और उसी में अपना काम करो। इनमें से कुछ झूठ अपने निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए फैलाए गए हैं, तो कुछ अज्ञानतावश। खैर, यह कौर और ज़्यादा समय तक समाज को नहीं बरगला सकती, खासकर इसलिए भी कि इसने सूचना क्रांति के प्रसार को महानगरों तक सीमित कर दिया है। आज भारतीय कंपनियों से ज़्यादा अमेरिकी कंपनियों को हिंदी की चिंता सता रही है, क्योंकि वे जानती हैं कि हिंदी के जरिए पूरे दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप के बाजार के दरवाजे और तेज़ी से खुलते हैं। कारोबार और मनोरंजन की दुनिया आम जनता की दुनिया है। यह केवल कुछ सरकारी नौकरशाहों और अभिजात्य लोगों की सनक पर टिकी नहीं रह सकती। यही कारण है कि आज लगभग हर अमेरिकी और यूरोपीय कंपनी अपने उत्पादों में हिंदी समर्थन दे रही है। पेज 22 और उनके हिंदी संस्करण बाजार में उतार रही है। इस वास्तविकता के बारे में हमारा हिंदी समाज क्या सोचता है? तकनीक और विज्ञान विरोधी हिंदी समाज को ऐसा लगा, दीवान ए सराय 01 के संपादक के शब्दों में कहें तो, जैसे कली काल आधम का है। अपनी जानी पहचानी दुनिया ध्वंस के कगार पर है। नैतिक वज्रपात हो रहे हैं, दैनंदिन नंगई हो रही है, अपसंस्कृति फैल रही है और न जाने क्या क्या। कुल मिलाकर लगता है कि विश्वायन या वैश्वीकरण के रूप में सर्वथा शत्रुजीवी हिंदी को एक नया शत्रु, सर्वशक्तिमान, सर्वोपस्थित खलनायक मिल गया है। इस विचार दृष्टि के प्रभुत्व का एक साफ घाटा यह हुआ है कि संचार के अभिनव रूप भी अविच्छिन्न तौर पर विश्वायन जन्य दीगर हिंसाओं से जुड़कर एक मुश्त निंदा के शिकार हो गए हैं। जहां दक्षिण भारतीय लोगों ने अपने अंग्रेजी ज्ञान और सॉफ्टवेयर में अपनी दक्षता से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की चुनौती पेश की, वहीं प्रबुद्ध हिंदी समाज, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राध्यापकगण, हिंदी अधिकारी और हिंदी के नाम पर पलने वाले विभिन्न लोग को सूचना प्रौद्योगिकी हिंदी विरोधियों की साजिश सरीखी लगी। यह समाज सूचना प्रौद्योगिकी के फैलाव और असर को देखकर ठगा सा महसूस करता है। भारत के टेक्नोक्रेटों, नौकरशाहों आदि उच्च मध्यवर्ग को यह रामबाण लगता है। बकौल दीवाने सराय, टेक्नोशाहों और प्रोग्रामिंग के अभिजातों द्वारा फैलाए गए इस भारतीय संस्करण में पश्चिमी आधुनिकता और प्रगति तक भारत की पहुंच एक विशाल आभासी ब्रह्मांड में संपन्न होगी और उसे खुद भारतीयों द्वारा ही विकसित किया जाएगा। मॉडल यह है, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ मिलकर आभासी समय में मौजूद ऐसे टेक्नो नगर विकसित करना, जहां बैठकर भारतीय प्रोग्रामर नवोदित वैश्विक तकनीकी पटल पर कम लागत के सामान मुहैया कराएंगे। 2. तो सच्चाई का एक पहलू यह भी है, आभासी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की पैठ असमान विनिमय के परंपरागत ढर्रे पर आधारित है। पेज 23 भारतीय प्रोग्रामर बहुराष्ट्रीय निगमों की समस्याओं का एक अल्प लागत समाधान मुहैया कराता है। भारतीय सॉफ्टवेयर समाधान वैश्विक आभासी माल की श्रृंखला में उसी तरह सबसे निचले पायदान पर आते हैं जिस तरह 19वीं सदी में मैनचेस्टर के कपड़ा मिलों को कच्चा माल मुहैया कराने वाले दक्षिण एशिया के किसान आते थे। लेकिन जब हिंदी समाज को सूचना क्रांति में रोजगार के अवसर, विदेशी दौरे और अनाप शनाप पैसा दिखा, तो फिर शुरू हुआ किसी तरह इस भीड़ में ठस जाने का सिलसिला। यानी कैसे भी हो अपने बिचुआ को कोई कंप्यूटर कोर्स करा दो, फिर उसे कहीं फिट करा दो, बस हो गए वारे न्यारे। बदकिस्मती से कंप्यूटर की दुनिया में फिट करना उतना आसान नहीं है। यहाँ आपकी काबिलियत और मेहनत ही आपको टिका के रख सकती हैं। जहाँ तक उच्च प्रोग्रामिंग का प्रश्न है, उसमें हिंदी की कुछ सीमाएं हो सकती हैं, पर पूरे समाज में कंप्यूटर के जो अनुप्रयोग फैल रहे हैं, जो हमारे रोजमर्रा के कामकाज में सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और जिनका उपयोग करने के लिए किसी तरह की महारत की आवश्यकता नहीं होती, उनमें क्यों हिंदी पिछड़ रही है? आप अपना पत्र या लेख टाइप करते हैं तो हिंदी में क्यों नहीं? जब आप ईमेल भेजते हैं तो हिंदी में क्यों नहीं? आप कंप्यूटर पर फिल्म देखना चाहते हैं तो फाइल खोलने के लिए हिंदी का प्रयोग क्यों नहीं करते? आप मोबाइल पर एसएमएस भेजते हैं तो हिंदी में क्यों नहीं? आप अपनी हिंदी को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन हिंदी शब्दकोश या समांतर कोश का प्रयोग क्यों नहीं करते?
अपनी अंग्रेजी को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश क्यों नहीं देखते? जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो हिंदी कीबोर्ड क्यों नहीं खरीदते? आदि आदि। यदि मैं उपरोक्त सवाल किसी अच्छे खासे पढ़े लिखे हिंदी भाषी आदमी से पूछूं तो वह कहेगा कि 1. हिंदी में यह सब काम करना संभव ही नहीं है। 2. यदि संभव है भी तो हिंदी में ये सब करना महंगा पड़ता है। Page 24. 3. हिंदी में करने में समय ज़्यादा लगता है। और 4. दूसरे कंप्यूटर पर मेरी मेल खोलना या उनकी मेल अपने कंप्यूटर पर खोलना काफ़ी दिक्कत भरा है। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, कतई नहीं। इन पर आगे के अध्यायों में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। फिलहाल इतना ही कि ये बातें पूरी तरह अधकचरी जानकारी और हीन भावना पर आधारित हैं। सच तो यह है कि हिंदी समाज की सूचना प्रौद्योगिकी की नई तकनीकों और हिंदी भाषाई साधनों के बारे में जानकारी बहुत ही सीमित है। वह जानता ही नहीं है कि समर्पित हिंदी सॉफ्टवेयर इंजीनियरों व प्रोग्रामरों ने अंग्रेजी की हर चुनौती का सामना किया है। जब उन्हें अंग्रेजी में चिल्लर काम करने पर मोटी तनख्वाहें मिल सकती थीं, उन्होंने हिंदी और भारतीय भाषाओं को विकसित करने के लिए मेहनतें की। आज हिंदी कंप्यूटरी सूचना प्रौद्योगिकी में विस्फोट के लिए तैयार है। इसके लिए न उपकरणों की कमी है न साधनों की। ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि हिंदी समाज और इसका प्रबुद्ध वर्ग, खासकर सरकारी हिंदी विभागों के लोग और विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों के लोग इनके प्रति जागरूक और संवेदनशील हों। पाद टिप्पणी 1. दीवान-ए-सराय 01 मीडिया विमर्श, हिंदी जनपद, वाणी प्रकाशन, दिल्ली 2002, भूमिका पृष्ठ 4। 2. उपरोक्त पृष्ठ 153। 3. उपरोक्त पृष्ठ 153। पेज 25।